हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे सारे क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। मैंने मैनुअली एक एक क्वेश्चन को लिखा हुआ है आपके लिए, तो जरूर आप करना कि लाइक करके वीडियो जाना एंड कोई भी डाउट होता हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अब जो है जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर होता है, इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा होता है। तो थ्योरी जो होता है आपका, ये इसका वेटेज ज़्यादा होता है, तो हम पूरा थ्योरी आपका कवर कर लेंगे इस वीडियो में एंड अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आपको पता होगा ना, समय 3 घंटे होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का होगा। नोट वगैरह सारा कुछ मैंने कवर करा लिया है पेपर एंड ये हम सोल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन था, कह रहा था आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 नंबर यहाँ मिलने वाले थे। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है आपका कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। मतलब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ये अगर आपको पता है देन आप इनके बीच में डिफरेंस जो है बता ले जाएंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। तो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर के बीच में हम डिफरेंस जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, शेयर जो होते हैं ये कंपनी के ऐसे जो है ऐसे प्रोस्पेक्ट होते हैं, ऐसे चीज होते हैं जो कोई अगर इंसान खरीदता है तो वो उसका जो है होल्डर हो जाता है, जिसे शेयर होल्डर्स कहते हैं। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं आपके, पहला प्रेफरेंस शेयर, दूसरा आपका इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस में क्या होता है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर लेते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है रेट उसमें फिक्स होता है कि इतना का आपको पैसा दिया जाएगा। वही इक्विटी शेयर्स वाले जो होते हैं ये कंपनी के ओनर की तरह ट्रीट करते हैं। इनको जनरल मीटिंग में बैठने दिया जाता है, इनको जो है कंपनी के ओनर के नाम से आना जाता है, इनको जो है रिटर्न रेट जो होता है इनका कोई फिक्स नहीं होता है। जिस हिसाब से प्रॉफिट हुआ इक्विटी शेयर वालों को वैसे पैसा मिल जाता है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो प्रेफरेंस वाले होते हैं इनको अगर पैसा नहीं मिला देन ये जो है किसी भी तरीके से कंपनी से पैसा ले सकते हैं, इनका ये राइट होता है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं इनको एजीएम में नहीं बैठने दिया जाता है, ना वोटिंग राइट्स इनके पास होते हैं। जो इक्विटी शेयर वाले होते हैं इनके पास जो है वोटिंग राइट्स होते हैं एंड जो है इनका जो है पैसा रहता है वो टाइम टू टाइम मिलता रहता है अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो वही लिखा गया है प्रेफरेंस शेयर वालों के बारे में कि द कंपनीज एक्ट 1956 जो है सेक्शन 85 वो डील करता है प्रेफरेंस शेयर के साथ, जिसमें जो है कुछ कंडीशन है जिनको सेटिस्फाई करना होता है। सबसे पहला कंडीशन है द राइट टू रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, ऐसा पैसा जो कंपनी प्रॉफिट के रूप में देती है किसको, अपने होल्डर्स को, जो शेयर होल्डर्स उनके रहते हैं उनको जो है प्रॉफिट के रूप में जो भी पैसा दिया जाता है उसे ही डिविडेंड कहते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले जो डिविडेंड का पैसा होता है ये रिसीव करने का अधिकार किसके पास होता है, प्रेफरेंस शेयर वालों के पास। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, राइट टू रिटर्न द कैपिटल इन केस ऑफ फाइंडिंग ऑफ कंपनी बिफोर कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ रिटर्न। मतलब कह रहा है जो पहला कंडीशन है ये इनको सबसे पहले पैसा दिया जाए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है जब कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब जब कंपनी बंद किया आता है, कंपनी को पूरी तरीके से मतलब कंपनी बंद हो जाती है, तो जो कैपिटल का पैसा होता है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है। ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं देन ये जो है आपका प्रेफरेंस शेयर के कैटेगरी में आने वाला है। तो ये कंडीशंस के बारे में आप ध्यान रखना कि सबसे पहला कंडीशन है कि आपको सबसे पहले डिविडेंड दिया जाएगा, पैसा जो प्रॉफिट का पैसा रहेगा सबसे पहले आपको मिलेगा। एंड जब कंपनी बंद होगी, दूसरा कंडीशन है कि जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले कैपिटल का पैसा कहीं से भी इकट्ठा करके सबसे पहले दिया जाता है किसको, प्रेफरेंस वालों को दिया जाता है। तो ये दो राइट्स थे। अब कुछ इनके बारे में लिखा गया और कह रहे हैं प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर्स हैं ये दोनों कंडीशन को जो है ऐसे दोनों प्रेफरेंशियल राइट्स हैं जिनको जो है बहुत इंजॉय करते हैं ये, लेकिन इनके पास कुछ डिसेबिलिटी होती है। कह रहा है इनके पास कुछ डिसेबिलिटी है, जैसे जो है इन्हें जो है नॉर्मली वोटिंग राइट्स का इंजॉय नहीं मिलता है। वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, जब कंपनी में एजीएम बैठाया जाता है तो कंपनी के डिसीजंस लिए जाते हैं कि हाँ कंपनी को इस साल ऐसा करना है प्रॉफिट, हम इतना फाइनेंस में पैसा खर्चा करने वाले हैं, इतना रॉ मटेरियल में पैसा खर्चा करने वाले हैं, हम किसके साथ और हाथ मिलाएं, ये सब जो है डिसीजंस प्रेफरेंस शेयर वालों को नहीं मिलता है। वहीं इक्विटी शेयर वाले इसका एंजॉय करते हैं क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स होता है। तो यही कह रहा है कि जो है इनको वोटिंग राइट्स और एजीएम में बैठने का मौका नहीं मिलता है प्रेफरेंस शेयर वालों को। आई होप प्रेफरेंस शेयर क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा, इनके दोनों कंडीशंस क्या है क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं इक्विटी शेयर्स। जो इक्विटी शेयर वाले होते हैं ये क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स आर दोज विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी शेयर वाले होते हैं ये प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं, इनको ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। किनको, इक्विटी शेयर वालों को। दे आर इंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड ओनली आफ्टर द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर। मतलब सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को पैसा मिल जाता है, देन उसके बाद जो पैसा बचा रहता है
कंपनी अगर देना चाहती है, वो सरप्लस में नहीं बचाना चाहती है पैसा, तो वो इक्विटी शेयर वालों को दे देती है। ये पॉइंट था। अगला क्या है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, मतलब कह रहा है कि वाइंडिंग ऑफ कंपनी के टाइम पे, मतलब कंपनी जब बंद होती है तो जब जो पैसा रहता है ये प्रेफरेंस शेयर वालों को मिल जाता है, फिर उसके बाद जो पैसा बचता है अगर बच रहा है तो वो इक्विटी शेयर वालों को मिल जाता है। यही दूसरा कंडीशन आपका कह रहा है। एंड अगला जो है टॉपिक क्या है, अगला जो आपका पॉइंट क्या है, द रेट ऑफ डिविडेंड वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट्स अर्न बाय द कंपनी। कह रहा है जो इनका प्रॉफिट का पैसा होता है ये फिक्स नहीं होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो पैसा मिलेगा, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है तो पैसा नहीं मिलेगा उस साल। तो इस तरीके से इनके पास कुछ जो है अच्छी राइट्स भी होती हैं एंड कुछ डिसेबिलिटी भी होती है। देखते हैं अगला पॉइंट है, द लार्जर द प्रॉफिट हायर मे बी इट डिविडेंड फॉर द इक्विटी शेयर। मतलब जितना कंपनी ग्रो करेगी, जितना प्रॉफिट कंपनी कमाएगी, उतना जो है इक्विटी शेयर वालों को पैसा मिल जाता है, क्योंकि इनका जो होता है रेट ये फिक्स नहीं होता है, अल्दो प्रेफरेंस शेयर वालों का रेट जो है फिक्स होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं एंड इक्विटी शेयर क्या होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाले हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या है एंड जो है इक्विटी शेयर क्या है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड ईयर है। मैंने पिछली जो पेपर सॉल्व कराया था इससे पहले जो इस बार आया था, इसमें मैंने बताया था कि ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं एंड वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो पेपर बनाती हैं ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का उतना टफ पेपर नहीं रहती हैं, या फिर आपका कम्युनिकेशन का, स्टडीज़ का, ये सारे क्वेश्चन को रिपीट करती हैं। बस ये चाहती हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन आना चाहिए। कहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में बना रहा है तो वो प्रेफरेंस, इक्विटी, कंपनी क्या होता है, इनके राइट्स क्या होते हैं, बोनस शेयर क्या होता है, इनको कैसे इशू किया जाता है, यही सब पूछेगा ना। अगर कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन क्या है, कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, तो यही सब पूछता है। बस यूनिवर्सिटी आपसे चाहता है कि आप इनके बारे में जानें, क्योंकि कोई बदल नहीं देगा सिलेबस को। तो ज़्यादा लेक्चर हो गया, बहरहाल आपने जो है पॉइंट पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है कि जो है प्रेफरेंस क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डिवेंचर्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिवेंचर्स क्या होते हैं, फिर इनके टाइप्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को बहुत सारा जब पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करती है कि वो जो है बैंक्स के पास जाती है, मान लीजिए SBI आपका हो गया, कमर्शियल बैंक हो गए, इनके पास जाती है। लेकिन ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रेट में पैसा मांगते हैं, मतलब इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपनी क्या करती है कि यार इतना इंटरेस्ट तो इनको नहीं देना है, हम क्या करते हैं डिवेंचर्स इशू कर देते हैं। मतलब लोगों के पास हम अपना डिवेंचर इशू कर देते हैं, उनको खरीदेंगे, उनको हम डिवेंचर होल्डर कर देंगे और उनको बहुत स्पेसिफिक, बहुत कम अमाउंट पे पैसा दिया जाता है। तो इस तरीके से डिवेंचर क्या होता है कि ये भी एक तरीके का लोन होता है जो कि कंपनी रेज करती है लोगों से, मतलब लोगों से पैसा लेती है और कुछ स्पेसिफिक रेट पे उनको वापस पैसा दे देती है। तो यही बेसिकली डिवेंचर का फंडा है। ये प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर से क्यों अलग होते हैं, क्योंकि ये जो है कंपनी में किसी तरीके का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इनका होता नहीं है, कंपनी के जो प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी इनका फंडा होता ही नहीं है, इसलिए डिवेंचर्स को अलग किया गया है। इनके जो होल्डर्स होते हैं उनको डिवेंचर होल्डर कहते हैं। तो आइए देखते हैं इनके टाइप्स के बारे में। हमसे जो पूछा था क्या एग्जाम में, टाइप्स। तो टाइप्स क्या होते हैं, इनको ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, इनको बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के बेस पे बांटा गया। इससे पहला आपका सिक्योर्ड, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। मतलब इसमें जो होता है सिक्योर्ड वाले में गिरवी जो चीज़ें रखते हैं उनको सिक्योर्ड में कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर कोई भी होल्डर ले रहा है, मतलब जो आपका डिवेंचर होल्डर है, तो वो गिरवी रखेगा कुछ सामान को। एंड इसमें क्या होता है, कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको मिल जाता है डिवेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, मतलब क्या होते हैं रिडीमेबल, इरिडीमेबल, मतलब अपना पैसा ले सकते हैं, अपना पैसा नहीं ले सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर आपका हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, मतलब कि अपने जो डिवेंचर है इनको हम कन्वर्ट करा सकते हैं प्रेफरेंस में, इक्विटी में, ऐसा भी होता है एंड नहीं भी कर सकते हैं। मतलब दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, कि आप कन्वर्ट करा सकते हैं, आप कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं अपने डिवेंचर्स को। एंड फोर्थ है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि एक होता है कि बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन आप कंपनी में होगा कि हाँ जो है ये डिवेंचर होल्डर है। एंड दूसरा होता है आपका बैरियर, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, बस आपने खरीद लिया, कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलता, बस एक इशू रहता है जिसपे पैसा दिया जाता है आपको। तो इस तरीके से फिफ्थ नंबर का है ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी, कि सबसे पहले फर्स्ट प्रियोरिटी दी जाती है, सेकंड प्रियोरिटी इनको दी जाती है। कोई भी प्रेफरेंस होता है तो इनको दिया जाता है एंड जो है उसके बाद इनको जो है ट्रीट किया जाता है। तो इस टाइप के आपके डिवेंचर्स हो सकते हैं, कहेंगे तो हम इनको डिटेल में डिवेंचर्स को कवर करा देंगे, कैसे इशू होता है सब।
एंड आगे बढ़ते हैं, आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज मीन बाय बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होते हैं? प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर इशूइंग बोनस शेयर, मतलब बोनस शेयर को जब इशू करते हैं तो मतलब कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनको डिफाइन किया गया है, तो वो देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि बोनस शेयर, तो बोनस शेयर को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। बोनस शेयर उनको दिया जाता है जो कंपनी में पहले से एग्जिस्टिंग मेंबर होते हैं, इनको बोनस शेयर दिया जाता है ताकि वो कंपनी में बने रहें, कंपनी को और जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है अब अपना जो है साथ बनाए रखें एंड जो है कंपनी के ग्रोथ में अपना पार्टिसिपेशन कर पाए। तो सबसे पहले कंडीशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बोनस शेयर के, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोनस शेयर बस उन्हें दिया जाता है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर होते हैं। तो बोनस शेयर आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर, बोनस शेयर आर द ऑलवेज फुली पेड अप, मतलब ऐसा जब पैसा मंगाते हैं आप ना तो पहले इंस्टॉलमेंट में आता है पैसा, जैसे आपने जो है कुछ जो है एप्लीकेशन मनी पे मंगा लिया एंड कुछ अलॉटमेंट पे पैसा मंगा लिया, फिर कॉल पे पैसा मंगाते हैं। तो लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग ने पैसा जमा कर दिया, कुछ लोग ने जमा कर दिया एंड कुछ लोगों ने कॉल वाले का पैसा नहीं दिया। लेकिन बोनस शेयर क्या होता है, अगर आप बोनस शेयर ले रहे हैं तो वो फुली पेड अप होना चाहिए, तभी जो है वो इशू होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, राइट टू रिन्यूकेशन इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनस शेयर, मतलब इनको रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार इशू कर दिया गया तो इशू कर दिया गया। अब इनके जो कंडीशंस हैं क्या देख लेते हैं। कंडीशंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 63 के सबसेक्शन 2 में, इसको डिफाइन किया है कौन कौन से कंडीशन फॉलो करेंगे तब जो आपका डिवेंचर है, जो आपका बोनस शेयर है वो इशू होने वाला है। सबसे पहला है इट इज ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए कि हम कितने का हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं एंड कितना हम कर सकते हैं बोनस शेयर। तो सबसे पहले आर्टिकल्स में मेंशन होना चाहिए, वो आपका मेमोरेंडम हो सकता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो सकता है। दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा क्या कंडीशन 63(2) में कि इट हैज़ द ऑन द रिकमेंडेशन ऑन द बोर्ड, जब तक जो है बोर्ड रिकमेंडेशन नहीं करेगी अपने जनरल मीटिंग्स में तब तक जो है बोनस शेयर इशू नहीं किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात कि बोर्ड के द्वारा इशू होना चाहिए। थर्ड क्या है, इट इज़ नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट और द डेब्ट सिक्योरिटीज इशू, मतलब पैसा अगर दिया जा रहा है पेमेंट तो वो इंटरेस्ट के साथ नहीं होना चाहिए एंड इसका हमेशा पैसा जो होता है मार्केट वैल्यू से कम होता है। जो बोनस शेयर का पैसा होता है ये हमेशा मार्केट वैल्यू से कम होता है, इनको कम में दिया जाता है पैसा, जो इशू किया था इनका पैसा कम होता है। अगला पॉइंट क्या है, इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट और द सिचुएशनरी ड्यू टू द एम्प्लॉयज सच एज कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड एंड जो है आपका ग्रेजुएटी का पैसा होता है, ये सबसे इन सबसे जो है इस पैसे को मैनेज किया जाता है। जो आपके सरप्लस का पैसा होता है, सीआरआर में जो पैसा लगा होता है, इन सबसे इनको मैनेज किया जाता है, किसको, बोनस शेयर को। तो ये कंडीशंस थे जो कंडीशन डिफाइन किए गए हैं 63(2) में। तो हमने देखा बोनस शेयर क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपका डी नंबर का क्वेश्चन था इसमें कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये जानते हैं। तो आपको पता होगा ना कि कोई भी अगर शेयर इशू होता है या तो उसको एट पार इशू कर सकते हैं आप, या तो उसको जो है या तो उसको एट पार इशू कर सकते हैं, या तो उसको एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं एंड या तो उसको एट जो है आप प्रीमियम इशू कर सकते हैं। ये 3 कंडीशन होते हैं इशू करने के। तो जब आप जो है कभी भी कोई भी शेयर इशू कराते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, कंपनी जो है अपने प्रॉस्पेक्ट को बेचती है, अपनी कंपनी जो है अपने एडवर्टीजमेंट कराती है कि हमें शेयर बेचना है, तो जो है लोग खरीदते हैं। तो सबसे मिनिमम पैसा जितना भी आता है उतना काउंट किया जाता है, मतलब सबसे कम से कम अगर हो रहा है तभी कंपनी उसको इशू करेगी, उतने शेयर को क्या कहते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी गया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर दैट इन्वेस्टर मस्ट अप्लाइड फॉर ड्यूरिंग इनिशियल पब्लिश ऑफरिंग। जो आपकी आईपीओ होते हैं, इनिशियल पब्लिश ऑफरिंग के दौरान सबसे कम नंबर के शेयर जितने भी इशू किया सकते हैं एंड उससे हम आगे अपने प्रोसीजर को बढ़ा सकते हैं, वही आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। जैसे अगर आप 100% शेयर को इशू कर रहे हैं, मतलब 100% मान लीजिए कोई भी रेट का है, 100% आपने शेयर इशू किया, उसमें से 90% लोग ने एप्लीकेशन मनी अगर दिया है, देन आपका वो आगे प्रोसीजर बनेगा, आप आगे जो है अलॉटमेंट का पैसा लेंगे, आप जो है आगे जो है जो भी पैसा होगा वो लेंगे। तो 90% कम से कम जो है साइज ऑफ ईपीओ जो है इशू होना चाहिए, उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर बढ़ेगा। ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय अमालगमेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप। अमालगमेशन क्या होता है, इनके टाइप के बारे में आपको बताना है।
तो अमालगमेशन अगर जो है नॉर्मल भाषा में समझे तो दो कंपनियां रहती हैं, मान लीजिए कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। अब ये दोनों कंपनी कुछ कारणवश इनका वाइंड अप हो जाता है, मतलब ये कंपनियां बंद हो जाती हैं। तो एक नई कंपनी सी को जो है नया लाया आता है, एंड ये कंपनी सी क्या करती है, दोनों कंपनीज के जो है अपने कार्य जो होती है इनको संभाल लेती है। मतलब दो कंपनियों के वाइंड अप से अगर तीसरी कंपनी बन रही है देन इट इज क्या कहलाता है आपका अमालगमेशन, देन इट इज अमालगमेशन। यही बेसिकली अमालगमेशन का सिंपल फंडा होता है। दो कंपनियों के वाइंड अप से एक नई कंपनी को फॉर्म करते हैं, एंड वो कंपनी क्या करती है, सारे उस कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जितने भी जो है कोई भी चीज़ होता है, चाहे उनके रॉ मटेरियल, सारे चीज़ों को जो है अपने अंदर ले लेती है, तो उसे ही कहते हैं अमालगमेशन। तो अमालगमेशन रिसर्च टू द प्रोसेस ऑफ मर्गर। मर्गर क्या होता है, जब कंपनी दूसरी कंपनी के जो है कंपनी को अपने अंदर डिसॉल्व करती है, तो वहाँ 5 कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करती है, इसमें पूछा नहीं गया है क्योंकि 100 वर्ड का है, तो अगर आप कहेंगे तो हम जो है मर्गर या फिर जो आपका परचेज होता है, सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से। बाकी यहाँ समझ लीजिए कि 5 कंडीशंस होते हैं जब कंपनी वाइंड अप होती है, तो अगर जो है उसका अमालगमेशन हो रहा है तो 5 कंडीशंस होती हैं। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वो मर्गर कहलाएगा। अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं देन उसको आप परचेज कहते हैं। तो दो तरीके से कंपनी का वाइंड अप हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था कि बताओ कि कंपनी का जो अमालगमेशन होता है ये कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्गर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अमालगमेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मर्गर of 2 or more companies into a single entity where one company takes over the other by outright purchases। मतलब परचेज कर लेती है आउटराइट को, तो दो कंपनियों के कोई एक कंपनी, तो उसे ही कहते हैं अमालगमेशन। यहाँ लिखा भी गया है एक डायग्राम के थ्रू कि अमालगमेशन, द टर्म अमालगमेशन कंटेम्पलेट्स 2 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। 2 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज को करता है जब दो कंपनियां ज्वाइंट होती हैं एक साथ, और जो है एक ऑब्जर्व करके ब्लेंड करके एक नई कंपनी का फॉर्मेशन किया आता है, देन इट इज अमालगमेशन। तो यहाँ लिखा भी है द अकाउंटिंग ऑफ अमालगमेशन डिपेंड्स ऑन द वेदर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्गर इन द नेचर ऑफ परचेज। मतलब देख रहा है कि अगर 5 कंडीशन को फॉलो कर रहा है देन वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्गर होगा, एंड नहीं फॉलो कर रहा है देन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। यही 2 कंडीशन होते हैं। टाइप्स आपसे पूछता था 100 वर्ड में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। तो टाइप क्या हो जाएगा, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्गर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। आई होप आपको ये जो आपका दोनों क्वेश्चन था ये क्लियर हुआ होगा। जो 5 क्वेश्चन थे हमने कवर कर लिए हैं अभी तक। 5 क्वेश्चन में से आपको एक एक क्वेश्चन के लिए 3-3 नंबर, मतलब टोटल 15 नंबर मिलने वाले हैं। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आगे दूसरा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एंड उसी तरीके से आपका जो अगला क्वेश्चन था ये भी न्यूमेरिकल था। लास्ट में आपका बस एक ही क्वेश्चन है जो कि थ्योरी का है। देख सकते हैं सारे न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ भरे पड़े हैं। अब एक ही क्वेश्चन था आपका थ्योरी का, व्हाट यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ शेयर, एक्सप्लेन द नीड एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ये क्वेश्चन 15 नंबर का था, मतलब 800 वर्ड में आपको लिखना था 4 से 5 पेज में, कि बताओ वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होता है, मतलब शेयर को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, एंड किस तरीके से जो है शेयर होता है, इनके मेथड क्या होते हैं, सारा कुछ हम जानने वाले हैं। तो ये देखते हैं व्हाट यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ शेयर, इसके मेथड के बारे में। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर्स को इन्वेस्ट करना चाहती है, कंपनी अपने जो है पैसे को, अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो देखना चाहती है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हम एक इस पैसे से कितना आउटपुट निकाल सकते हैं, हम हमारा जो डिटर्मिनेशन है, हम किस तरीके से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, हम अपने पैसे को कहाँ ऐसे जगह पर लगाएं जहाँ हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो यही होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज अ टेक्निक डिटरमाइनिंग द एक्चुअल वर्थ ऑफ ए कंपनी यूजिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक। आप बहुत सारे टेक्निक लगाकर कंपनी के एक्चुअल वर्थ को निकालते हैं ताकि हमें जो है अच्छी तरीके से पता हो उस कंपनी के बारे में। तो यही होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। दूसरा डेफिनेशन है वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग वैल्यू ऑफ एज कंपनी शेयर, कि किसी भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालकर आप किसी भी कंपनी के जो है वैल्यू को जान सकते हैं, उनके शेयर्स का वैल्यू को जान सकते हैं। ये भी काम होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का। वैल्यूएशन ऑफ शेयर सजेस्ट डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ ए कंपनी स्टॉक। कोई भी कंपनी है उनके स्टॉक किस तरीके से जा रहे हैं उसका पता लगाकर आप जो है उन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसको समझिएगा, ज़्यादा जरूरी है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो होता है ये नज़रिया होता है कंपनी की तरफ से।
यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अगर कोई शेयर होल्डर है वो भी अगर चाहे आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो वो क्या करेगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालेगा कि हाँ कंपनी का वैल्यू क्या जा रहा है, कंपनी के शेयर्स कितने अच्छी तरीके से रन कर रहे हैं, सारा कुछ मतलब वो जान जाएगा। इस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ शेयर के बहुत सारे वेरियस मैथड्स हो सकते हैं, बहुत सारे वेरियस डिफिनेशंस हो सकते हैं। उसके जरिए से आप बहुत सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे हमने देखा कि आप एक्चुअल वर्थ निकाल सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर्स किस तरीके से जा रहे हैं उसको निकाल सकते हैं, फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी स्टॉक के, कोई भी कंपनी के स्टॉक का वैल्यू है उसको भी आप बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं। यही आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर है। अब मेन रीज़न क्या होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालने का, जब आपके पास कोई मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं होता है तब आप उस केस में क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालते हैं। कि आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चल रहा है उसका, तो हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू नहीं पता है तो हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालकर उस कंपनी के बारे में जान सकते हैं। दूसरा क्या है मेन रीज़न, कि आप वहाँ अगर प्राइस शो नहीं हो रहा है और वो ट्रू वैल्यू नहीं शो कर रहा है, मतलब कोई भी स्टॉक रैंडमली लिखा है और वो ट्रू वैल्यू नहीं शो कर रहा है, देन आप वहाँ वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालते हैं। क्यों हमें ज़रूरत होती है वैल्यूएशन ऑफ शेयर की, तो पहला है जब प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर वाले कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में, तब हमें पता नहीं चलता है कि हमारा जो है शेयर किस तरीके से जा रहा है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सबसे पहला रीज़न है, जब प्रेफरेंस शेयर वाले एंड डिवेंचर वाले जब कन्वर्ट होते हैं इक्विटी में तब हमें पता नहीं चल पाता है, तब हमें ज़रूरत होती है वैल्यूएशन ऑफ शेयर की। दूसरा क्या है, जब लोन कंपनी एडवांस कर लेती है सिक्योरिटीज़ पर अपने, तब भी हमें पता नहीं चलता है कि हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर मतलब हम कंपनी के एक्चुअल वैल्यू को नहीं कर पाते हैं एंड हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, वैल्यूएशन ऑफ शेयर की। तो जब लोन एडवांस किया जाता है, मतलब लोन को कह सकते हैं आप डेप्थ का पैसा भी, तो जब डेप्थ एडवांस किया जाता है और वहाँ सिक्योरिटी ऑफ शेयर पे, तब आप जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर की आपको जरूरत पड़ती है। जब कंपनी डिसॉल्व होती है मतलब बंद होती है, तब भी आप वहाँ वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालकर चीज़ों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जब कंपनी अमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन के जो है फॉर्म पे पहुंचती है, तब भी आप जो है वहाँ वैल्यूएशन ऑफ शेयर की ज़रूरत पड़ती है आपको। इनके मेथड्स क्या हैं, तो इनके बेसिकली 3 सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। पहला आपका नेट एसेट मेथड, दूसरा है मार्केट वैल्यू मेथड एंड थर्ड है आपका फेयर या डुअल वैल्यू मेथड। नेट एसेट मेथड को जो है आप 2 नाम से भी जानते हैं, इंटरेस्टिंग वैल्यू एंड ब्रेकअप वैल्यू मेथड, इनको 2 नाम से जाना जाता है। एंड आपका अगला है मार्केट वैल्यू मेथड, इनको आप यील्ड बेसिक मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड एंड मार्केट वैल्यू मेथड, तीनों नाम से अगर कोई भी आ सकता है तो वो आप लिख सकते हैं। थर्ड का एक ही नाम है फेयर या डुअल वैल्यू मेथड, 2 नाम से इनको जानते हैं। तो 3 तरीके से आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर को निकाल सकते हैं। अगर कहेंगे तो हम इनका डिटेल में वीडियो आपको अपलोड करा देंगे। इनके क्या फार्मूलाज होते हैं, इनकी कौन कौन से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, सारा कुछ हम कवर कर लेंगे, बस आपको कमेंट करना है। एंड आपका ये तो 3 मेथड होगा, लेकिन दूसरा जो मेथड है, इनके 3 मेथड होते हैं। पहला वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन पी रेशियो एंड वैल्यूएशन बेस्ड ऑफ अर्निंग ऑफ ए कंपनी। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको डाउट हो ये न्यूमेरिकल्स में, ये फार्मूलाज में, तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। हम अगली वीडियो में जस्ट इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर के क्या मेथड होते हैं, कितने जो है इनके फार्मूला बन सकते हैं एंड किस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकाला जाता है, वो हम जानेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। बहुत सारा मेहनत हुआ है, आपको दिख रहा होगा, एक एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे इसका वीडियो लेकर आओ जो सोल्यूशन हो। तो ये आपके सामने रहा सोल्यूशन। बस आपको करना है शेयर करना है, आपको करना है लाइक करना है, आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना है। एंड और भी आप वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के वीडियोस भी बनाए हुए हैं, तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।